हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिवांश स्टडी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th एसएसटी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है और लगातार ये कई सालों से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निर्धनता से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर 3 इकोनॉमिक के बुक्स का है। निर्धनता एक चुनौती जो चैप्टर है उससे है। ये मैंने आपकी बुक एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2014, 2015, 2016, 2018 एंड 2019 एंड 2020 ये क्वेश्चन पिछले 6 सालों से पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लर्न कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो निर्धनता हम गरीबी को कहते हैं। निर्धनता जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड से, सबसे पहले आप इसको समझ लो। निर्धनता हम गरीबी को कहते हैं, गरीबी को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति ना होने से है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट कि निर्धनता या गरीबी हम उसे कहते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उसका उपलब्ध ना होना, इसे ही हम गरीबी कैसे कहते हैं, इसे ही हम निर्धनता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कौन से दो राज्य सर्वाधिक निर्धन है, सर्वाधिक गरीब है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015, 2016, 2017 एंड 2019 एंड 2020 ये क्वेश्चन 5 सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे भी कई सालों से पूछे जा रहे हैं लेकिन मैंने पिछले 5 सालों को देखा जो एनसीईआरटी बुक से क्लास 9 के लिए पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बिहार है, एक बिहार है और दूसरा उड़ीसा है। ये दोनों आप ज़रूरी याद करके रखना। ठीक है स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में निर्धनता गरीबी, यानी निर्धनता को मैंने आपको बताया था इस वर्ड को गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको जो कनेक्ट करके रखना है इस वर्ड को। जब आप कनेक्ट करके वर्ड्स को रखते हो तो आपको बड़ी इजीली वो वर्ड समझ में आ जाते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आता है, आपको लर्न जल्दी हो जाता है। ठीक है, गरीबी दूर करने के 3 उपाय बताएं। ऐसा भी पूछ सकता है, भारत में निर्धनता या गरीबी के 3 कारण बताओ, तो भी आप एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, भी समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2015, 2016, 2017, 2019 एंड 2020 ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना। देखो उत्तर आप लोग कैसे लिखोगे ये मैं बता देता हूँ आपको। निर्धनता दूर करने के 3 उपाय आपको एग्जाम में, ताकि 100% मार्क्स मिले और आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े और आपके टाइम भी ना वेस्ट हो। ठीक है स्टूडेंट, निर्धनता दूर करने के 3 उपाय आप लिखोगे, उसके बाद आप स्केल से अंडरलाइन कर दोगे इस तरीके से। मैंने एग्ज़ाम में 90% स्कोर कैसे करें 30 डेज़ में पढ़ करके ये मैंने बता रखा है। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने वो वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम इसको। शिक्षा उपलब्ध कराना, या फिर आप शिक्षा उपलब्ध करा करके गरीबी को दूर कर सकते हो। अब अगर यही पूछा जाता है कि मान लो भारत में गरीबी के कारण बताओ 3, तो आप कहोगे शिक्षा का उपलब्ध ना होना ये गरीबी का कारण, रोजगार का उपलब्ध ना होना ये गरीबी का कारण, और कृषि क्षेत्र में जो है आधुनिकीकरण ना होना ये गरीबी का कारण। अब इसके दूर भगाने का उपाय क्या है, शिक्षा उपलब्ध करा करके हम इसको भगा सकते हैं। ठीक है, रोजगार को उपलब्ध करा करके, रोजगार को बढ़ावा दे करके भी हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट आपका, कृषि क्षेत्र में जो है परिवर्तन करके, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दे करके हम जो है इसको निर्धनता को दूर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, हालांकि 3 ही बोला था लेकिन मैं एक पॉइंट आपको और नोट करवा दे रहा हूँ ताकि आपको लर्न रहे, आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो 4th पॉइंट है औद्योगिकरण पर अधिक जोर दे करके। ठीक है स्टूडेंट,
इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो आप लोग। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर प्रिपेयर करके तैयार करके जाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन आपका है चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है चैप्टर 3 चुनावी राजनीति से, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये कब कब पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो आपके एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है एंड 2016 में, 2018 में, 2019 एंड 2020 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब इसका हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। कई बार स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम चुनाव उपचुनाव, इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ये 3 मार्क्स में आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर पूछ लेता है, या 1 मार्क्स में आम चुनाव पूछ लेता है, या फिर 1 मार्क्स में उपचुनाव को भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए आप और इसको लर्न करिए, हैगा बहुत ईजी, ठीक है। आम चुनाव किसे कहते हैं? हर 5 साल के बाद होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। जो कि हर 5 साल के बाद होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री को, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो, ठीक है। उसको हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है उसको हम आम चुनाव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है आपका उपचुनाव। उपचुनाव किसको कहते हैं? किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए जो चुनाव होता है उसको हम कहते हैं उपचुनाव, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गया, किसी क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तो जो सीट खाली हो गई ना, उसके लिए जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं, और हर 5 साल में जो चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। अब एक तीसरा आता है आपके सामने, देख लो तीसरा पॉइंट है, तीसरा है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव किसको कहते हैं भी ध्यान से देख लो। निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर जो चुनाव कराए जाते हैं उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो अगला अब हम देखेंगे अपना पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है किन्हीं 3 चुनावी नारों का वर्णन करो। अब देखो आपसे एग्जाम में चुनावी नारे पूछे जाते हैं तो आपको ये स्वाभाविक है, आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया है, चैप्टर 3 से ही लिया है, जिसका नाम है चुनावी राजनीति, ठीक है। उसी से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। हर साल एग्ज़ाम में चुनावी नारे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स नारे लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ये नारे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 में, ठीक है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं, आप चुनावी नारे देख लेते। सबसे पहला चुनावी नारा है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का चुनावी नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था। उसके बाद तीसरा नारा है तेलुगु स्वाभिमान। तेलुगु स्वाभिमान का नारा तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था। ये दोनों नारा पार्टियों ने दिया था, ये एक नेता ने दिया था जो कि कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो आपको ये तीनों नारे समझ में आ गए, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, बस आपको ये मुझे बताना था, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है चुनावी जो नारे वो तो हमने आपने समझ लिए स्टूडेंट। इसका आंसर है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी शर्तें। सबसे पहले आप ऐसे लिख लोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आप डबल स्केल से अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है टीचर को सीधे पता चल जाता है क्वेश्चन में ये पूछा गया वो इसने लिखा है। कितने पॉइंट बोले गए? 3 नंबर का है, 3 पॉइंट लिखा, तो वो आपको ये सब याद नहीं पड़ता, बस यहाँ से देखा 3 नंबर देता है आपको और चला जाता है। तो यहाँ से आप एसएसटी में 90% स्कोर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और मैप वर्क, जो आपके मैप वर्क बच जाएंगे उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ बताया है। उस वीडियो को भी मैं आपको, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको देखते हैं अब हम।
सभी को वोट देने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक चुनाव में होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक चुनाव में सभी को वोट देने का अधिकार होता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही पार्टी, भाई एक अगर मान लो आप सपोज करो, मान लो एक ही पार्टी है, अब भाई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प नहीं है किसी और पार्टी को देने को, तो भाई सब उसी को वोट देंगे, फिर जीत हार का कौन सी दिक्कत। भाई रेस हो रही है, मान लो ये दौड़ की, इसको सिंपल एग्जांपल समझो, रेस हो रही है। अब इसमें रेस में एक ही व्यक्ति दौड़ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन लाएगा या सेकंड पोजीशन कौन लाएगा? कोई सेकंड पोजीशन की उम्मीद ही नहीं बनती, फर्स्ट पोजीशन भी वही लाएगा ना, चाहे वो धीरे दौड़े चाहते। तो यही सेम पार्टियों के साथ है, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखते हैं हम चुनावी संस्थाओं का कामकाज, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उससे क्वेश्चन सर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये 5 मार्क्स के दोनों चैप्टर थे, 5-5 10 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं अब हम राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार राजनीतिक कार्यपालिका क्या है यही पूछ लेता है, कई बार आपसे 1 मार्क्स में स्थायी कार्यपालिका क्या है ये पूछ लेता है, कई बार अंतर वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार राजनीतिक कार्यपालिका के ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, कई बार स्थायी कार्यपालिका के ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया एनसीईआरटी से आपकी, कि आपका इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसे भी सीबीएसई घुमा के पूछे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप इसका आंसर दे सको, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन, 2015 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है एंड 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपका ये क्वेश्चन पिछले 6 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसको स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, ठीक है, और अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, और स्थायी कार्यपालिका जो है आपकी है ये, ठीक है, ये वाली। अब इसमें अंतर बताना में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक या फिर अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यानी इसको ध्यान से समझो, यानी जो चुनाव हुआ, चुनाव के द्वारा जो मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, ये सब क्या आपके राजनीतिक कार्यपालिका के हैं, राजनीतिक कार्यपालिका है। अब देखो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हैं 3 पॉइंट। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बनाए हुए कानून के आधार पर न्याय देने का अधिकार करती है। न्यायपालिका आप सीधे तौर पर कह सकते हो, न्याय देने वाली संस्था का नाम न्यायपालिका है, ठीक है। अब देखो चुनाव होकर के जो लोग आते हैं, जैसे सांसद, विधायक और जो भी मंत्री बनते हैं, वो लोग राजनीतिक कार्यपालिका के तहत आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अस्थायी इसलिए कहा जाता है ना भाई, 5 साल तक वो खास अवधि के लिए होते हैं, खास टाइम पीरियड के लिए होते हैं। 5 साल बाद वो अगर चुनाव हार गए तो हट जाएंगे, अगर फिर से चुनाव जीतते तो फिर वो बरकरार रहेंगे। लेकिन वहीं अस्थायी कार्यपालिका के बाद स्थायी कार्यपालिका की बारी आती है। स्थायी कार्यपालिका जिसे नौकरशाही भी कहते हैं, देखो लंबे समय के नियुक्ति लोगों को, लंबे समय के लिए जो नियुक्त लोग होते हैं ना, उनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है, उनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि आपने कलेक्टर है ना, और आईपीएस, आईएएस ये सब देखे होंगे, ये लोग भी क्या करते हैं, काम करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, देश को चलाते हैं, ठीक है। ये लोग, ये अधिकारी होते हैं जो कि राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, लेकिन ये ना नौकरशाही के तहत काम करते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसके अधीन होकर के वो लोग जो कहते हैं वही ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ही यही है, यह अधिकारी होते हैं जो कि आईएएस, आईपीएस ऐसे जो अधिकारी मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सीधे यहाँ से लिखना है, यह अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और आगे देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 2015, 2017, 2018 एंड 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख सकते हो भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार, आप हेडिंग डालोगे, अंडरलाइन करोगे, उसके बाद अब हम देखेंगे अपना इस पॉइंट्स को। एंड स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको वीडियो से मदद मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिले और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन होता है। बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंत्रियों के कामों का वितरण देता है प्रधानमंत्री, ये उसका अधिकार है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये उसका अधिकार है। 3 अधिकार बताने थे आपको, 3 मार्क्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य स्तर पर विधायकों को क्या कहते हैं। ठीक है, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। 6 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका उत्तर है विधानसभा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आई होप आपको समझ में गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या बताइए। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या आपको बतानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा में वैसे तो कुल कितने सदस्यों की संख्या 543 इतनी ही है, लेकिन दो और संख्या को ऐड कर दी गई। इसको ना राष्ट्रपति जो होता है ना आपका, वो क्या करता है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है इस संख्या को। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो इस संख्या को मनोनीत करता है, इस संख्या को वो अपनी तरफ से ऐड करता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।